एज यूजुअल आपके साथ टैक्सेस के अपडेट्स है और क्वेश्चन आंसर जो है वो शेयर करना। तो सबसे पहले मैं पहला टैक्सेस का अपडेट भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ साथ जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे क्वेश्चन आएंगे उसको भी एंटरटेन कर लेंगे जी। सबसे पहला जी मैं टाइप कर देता हूँ, फिर उस पर थोड़ी शेयरिंग कर देते हैं जी। मैं पेस्ट कर दूँ पहले जी। ये सबसे पहला जी जो इनकम टैक्स रिटर्न है 2019 की, वो एफबीआर को 2.96 मिलियन तक 2019 की रिसीव हो चुकी है एज पर जो एटीएल की लिस्ट जो थी, वो जो अपडेट उन्होंने की थी। ये पहला टैक्सेस का अपडेट है जी। उसके बाद मैं दूसरी तरफ चलता हूँ जी। आपका सवाल जी मैं लेता हूँ बाद में। मैं एक क्वेश्चन आपका ले लूंगा, एक अपडेट कर लूंगा, चले। तब तक मैं आपका ले लेता हूँ। आपने कहा है सैयद इजहार हुसैन कह रहे हैं सर स्क्रैप डीलर पर टर्नओवर टैक्स आएगा कि नहीं। देखिए सैयद अजहर हुसैन, बात ये हो रही है, अगर स्क्रैप डीलर को एग्जम्पशन है 113 सेक्शन से, तो फिर तो बात समझ आती है। अब जहाँ तक डीलर की बात है, अब इसमें दो चीज़ें हैं। अगर तो वो खरीद के बेच रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है आगे से, ठीक है, तो फिर तो बल्कि प्राइस अगर वो ना भी चेंज करे तो आपको पता है उन पर टर्नओवर टैक्स जो है, अगर एप्लीकेबल है, यानी 10 मिलियन से ज़्यादा टर्नओवर है, तो और उसका लीगल स्टेटस आप चेक कर लें, क्योंकि कंपनी है तो टर्नओवर की लिमिट नहीं है फिर। तो अगर एप्लीकेबल होगा तो फिर आप उसको जिस क्लास में भी वो फाल करेगा, मसलन रिड्यूस रेट में भी हो सकता है, और वो क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर के लिए रिड्यूस रेट 113 में अवेलेबल है। अगर पहले तो इस पे एप्लीकेबल होगा वो चेक कर ले, और अगर है तो फिर उसका रेट आप उसको चेक करके तो अप्लाई कर सकते हैं जी। मेरा जो दूसरा अपडेट है जी, वो मैंने आपके सामने रखा है जी। वो है जी कि जो नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन है, बेसिकली उसमें एक मजीद एडिशन उन्होंने कर दी है कि एक तो ये ना कि अगर आप 183 दिन पाकिस्तान में हैं उस टैक्स ईयर में, तो आप रेजिडेंट इंडिविजुअल है, या आप गवर्नमेंट फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, या ऑफिशियल है, वेयर एवर पोस्टेड, तो वो आप रेजिडेंट बन जाते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि अगर आप एक टैक्स ईयर में 120 दिन अगर आप उसमें पाकिस्तान में हैं, और पिछले 4 सालों में 365 डेज और मोर पाकिस्तान में है, तब भी आप रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएंगे। तो ये अमेंडमेंट जो फर्दर थी आपके पास आ गई। नवीद साले कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। आपका कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कर लीजिएगा जी। ये दो थे जी, अब मैं तीसरे की तरफ जा रहा हूँ। जी ये नंबर 3 जी मैंने जी। आगे कौन है जी? आसिम अशरफ कह रहे जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मुजम्मिल हुसैन चौहान कह रहे हैं सेक्शन 176। हाँ जी, अब 176 की इंफॉर्मेशन जो है उसमें वो एफबीआर जो लोगों से ले सकता है, ये उससे कनेक्टेड है। ये काफ़ी नोटिस मुजम्मिल हुसैन साहब इशू हो रहे हैं लोगों को, ताकि स्पेशली जिनकी नील की इनकम टैक्स रिटर्न है उन तो सबको वो कर रहे हैं, या जिसने एसेट एक्वायर किए हैं तो, या एक्सपेंसेस है उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन जो है वो करेंगे कि जी ये आपने इन्फॉर्मेशन हमें दें ताकि इसको हम बेट कर सकें। सोर्सेज को प्रूव कर रहे हैं बेसिकली। अच्छा जी, थर्ड है मेरे पास, वो ये है कि ये पहले का ही है, क्योंकि आज ज़रा लेट हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो उसमें ये है कि पाकिस्तान टैक्स बार ने ना फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जो कुछ डेफिशिएंसी थी इनकम टैक्स रिटर्न में, जैसे कि मिनिमम टैक्स से कनेक्टेड थी, और जो क्या कहते हैं, अगर आपका रिड्यूस रेट है प्रॉफिट ऑन डेट, उससे कनेक्टेड या और भी चीज़ें जो थी उन्होंने आइडेंटिफाई की हुई हैं जी। मैं आगे चलता हूँ जी। जी इस दौरान नवीद सालिक साहब कह रहे हैं आपका एक सवाल ले लेते हैं। वो कहते हैं सर इनहेरिटेड
प्रॉपर्टी 2018 को रिटर्न में शो ना की हो और नोटिस आया तो क्या करना है? इनहेरिटेड प्रॉपर्टी 2018 को रिटर्न में शो ना किया हो और नोटिस आया हो। देखिए नवीद सालिक साहब, 122 नो के नोटिस इशू करने के बाद आप वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज नहीं कर सकेंगे, उसको ज़रा चेक कर ले, क्योंकि अगर नोटिस इशू हो गया तो ऑब्वियसली फिर आप वेल्थ स्टेटमेंट को रिवाइज नहीं कर सकेंगे। अब बेहतर यह है कि उसको चेक करें, वरना वो ज़ाहिर बात है, वैसे तो आपको फ्री मिली है, वरासती प्रॉपर्टी है, ज़ीरो वैल्यू पे आना है उसने, लेकिन वो फिर फेयर मार्केट वैल्यू लेके आपकी इनकम बना के टैक्स ना लगा दे, लेकिन आप फिर कंटेस्ट करेंगे कि पैसे तो मैंने दिए नहीं थे। बहरहाल उसको चेक करें, उसको कोई लीगल ओपिनियन है, चीज़ों को चेक करना पड़ता है जी। आगे एक और सवाल आ गया जी, अकबर अली अब्दुल अजीज कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। इफ पर्सन रजिस्टर्ड न्यू एनटीएन ऑन 1 जनवरी 2021, ठीक हो गया, क्या उसको टैक्स ईयर ब्रीज की लेट फाइलिंग का नोटिस आ सकता है, पेनल्टी का? प्लीज गाइड। अकबर अली साहब, बात ये हो रही है कि इंडिविजुअल जो होता है, क्योंकि वो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अगर तो वो पीछे उसकी उस पर 114 सेक्शन एप्लीकेबल था, या उसने प्रॉपर्टी खरीदी है या 114 सेक्शन एप्लीकेबल था, फिर तो वो अपनी ऑब्वियसली पिछली रिटर्न्स भी फाइल करेगा, क्योंकि पिछले 5 साल तक तो लाजमी वो आपको पकड़ सकते हैं कि जी मुझे वो रिटर्न्स वगैरह जो अपनी रिलेटेड है या वेल्थ स्टेटमेंट वो फाइल करें। दूसरी बात यह है कि पिछले 5 साल में को अगर एक रिटर्न भी स्किप होती है तो उससे पिछले 5 साल भी वो पूछे जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ऑब्वियसली आपने कोई ऐसी एक्टिविटी ना की हो या 114 एक्शन अगर आप अगर ना अप्लाई होता हो तो फिर आप ऑनवर्ड जाएंगे, अदरवाइज पिछले सवाल वो आपसे कर सकते हैं। ये अकबर अली आपके सवाल का जवाब था। उसके बाद बंडल ऑफ थैंक्स रिस्पेक्टेड सर मुजम्मिल साहब, आपका शुक्रिया जी। सैयद अजहर इजहार हुसैन जो है वो कह रहे हैं, एक और सवाल वो कर रहे हैं, सर ए फ्रेंड ऑफ माइन हैज़ 21 मिलियन टर्न ओवर, ही इज स्क्रैप डीलर, टैक्स बहुत ज़्यादा बन रहा है, आई वांट टू आस्क क्या सब अकाउंट्स का टर्नओवर लेना होगा? देखिए ये तो सैयद इजहार साहब चेक करना पड़ता है कि आपके जो भी टैक्स पेयर है उसके ऊपर टर्नओवर टैक्स अप्लाई भी होता है कि नहीं होता, ये तो चेक करना पड़ता है। अब इस तरह आप लिख देंगे तो मैं इसके बारे में तो सिर्फ यही कह सकता हूँ अभी कि फिर अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको तो 113 सेक्शन लगा हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि आपका जो क्लाइंट है वो किस चीज़ में डील करता है, क्या चीज़ है, और उसको लीगल ओपिनियन अगर आपने लेनी है तो ओबियसली फिर उसके तमाम प्रोन्स एंड कॉन्स चेक किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, क्लाइंट से इंटरव्यू किया जाता है, लॉ को चेक किया जाता है, तब बंदा रिजल्ट पे पहुंचता है। तो ये तो एक ओवरऑल एक ओपिनियन आपको सजेशन है कि आप उसको चेक करें, तभी आप उसके फाइनल डिसीजन तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट ही अपडेट है, जी ये नंबर 4 है जी मेरे पास। कराची टैक्स बार ने जी कोई उसमें जो डेफिशिएंसी और एरर्स थी ऑनलाइन अभी भी जो कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है, ये इसी से कनेक्टेड अपडेट था। मैं आगे चलता हूँ जी। जी मैं एक सवाल आपका भी लेता हूँ, मैं ये ज़रा पेस्ट कर लूँ। हाँ जी, मीनवाइल कौन आया जी? सवाल आ रहा है जी, आसिम अशरफ साहब पूछ रहे हैं, सर टैक्स कंसल्टेंट के लिए आईटी पे लाइसेंस ज़रूरी है? अच्छा, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड फ्रॉम यू, आई वांट टू अडॉप्ट टैक्स कंसल्टेंसी प्रोफेशन। देखिए आसिम साहब, ज़ाहिर बात है अगर आपने टैक्स का काम करना है तो आपको आईटीपी या एज ए प्रोफेशनल या जो भी है उसमें आना पड़ेगा, तभी आप ज़ाहिर बात है पावर ऑफ अटॉर्नी आपको मिलनी है। तो आप अगर स्पेसिफाइड लॉ के अंदर उसमें फॉल करेंगे, 223 सेक्शन है और 172 शायद सेक्शन है, उसको देखें ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन हो सकता है, तो उसके मुताबिक फिर आप अंदर आ सकते हैं। अगर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करनी है फिर तो ज़ाहिर बात है कोई ना कोई आपको रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में ऑथराइज में आना पड़ेगा, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में। एम अली कह रहे हैं, सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। आई हैव क्वेश्चन अबाउट indirect export, what is this, and do companies doing indirect export fall under FTR?
जी अली साहब, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। उसमें 154 सबसेक्शन 3 है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, यानी आप किसी डायरेक्ट एक्सपोर्टर को चीज़ें देते हैं, लेकिन उसमें फिर स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर या बैक टू बैक एलसी आपको डॉक्यूमेंट अंदर रखना पड़ेगा, तो उस सूरत में क्या होगा कि इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट को भी इनकम टैक्स लॉ में एफटीआर के अंदर ही ट्रीट किया जाएगा। इसके लिए आप 154 सबसेक्शन 3 पढ़ सकते हैं। जी मुझे उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। अच्छा जी, आगे सैयद अजहर, थैंक यू सर। चादरे बादरे, चले शुक्रिया जी आपका। नवीद सालिक कह रहे हैं जजाकल्ला जी, शुक्रिया जनाब, आप दुआओं में याद रखिएगा। यूजफुल नॉलेज, जजाकल्ला सर। चले सनाउल्ला महर कह रहे हैं आपका शुक्रिया जनाब। बिलाल वारिस कह रहे हैं डिड इनपुट सेल टैक्स ऑन फ्यूल कंज्यूम इन बिजनेस पर्पज व्हीकल इज एडमिसिबल और नॉट। देखें बात यह है बिलाल वारिस साहब, अगर आप फ्यूल के ऊपर पे कर रहे हैं, इनपुट पे कर रहे हैं, तो इशू ये है कि अगर तो वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, अगर तो सेल से या अदरवाइज रिलेटेड है, तो वो तो नहीं आप क्लेम कर सकते, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। अगर वो सेल की गाड़ियां हैं अदरवाइज है, तो फिर तो वो इनपुट आप नहीं क्लेम कर सकते। दूसरा, अगर आप किसी चीज़ में फाइनल कंज्यूमर है, उसका इनपुट भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो रेलिवेंट लॉ फिर कंसल्ट किया जाता है कि क्या वो इस चीज़ की एडजस्टमेंट हमें किस एक्शन तक देगा, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड टू आपके प्रोडक्शन से नहीं होता, तब नहीं मिलता, अदरवाइज मिल जाता है। फिर आगे है जी अकबर अली अब्दुल अजीज़ कह रहे हैं थैंक्स सर आप। अच्छा, बस रिटर्न फाइल करने की होगी ना लास्ट ईयर्स की। थैंक्स सर, बट ये क्या है जी, बस रिटर्न फाइल करने की होगी ना लास्ट ईयर की, पेनल्टी तो नहीं लग सकती ना लास्ट ईयर की रिटर्न फाइलिंग में। देखिए बात यह है अकबर अली साहब, अगर आप रिटर्न जो है वो लेट फाइल करेंगे, तो ज़ाहिर बात है वो आपको पेनल्टी तो 182 सेक्शन में या 182 में सरचार्ज वो तो वो लगा सकते हैं, लेकिन तब जब आप पे लॉ अप्लाई होता हो। अगर आप पे लॉ अप्लाई नहीं होता तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, आप पे फिर वो पेनल्टी नहीं इम्पोज की जा सकती, क्योंकि लॉ आपने जब तक आप नॉन कंप्लाइंस नहीं कोई करेंगे, आपको ये एक लीगल टर्म होती है, उसमें ये होता है कि बर्डन ये होता है कि आप पहले उसको प्रूव करते हैं कि जी इसने ये डिफ़ॉल्ट किया है, तब इसको पेनल्टी या नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ की है, तब इसको ये पेनल्टी लगी है। एम अली कह रहे थैंक यू जी आपका शुक्रिया। अकबर अली, मुझे उम्मीद है जवाब आपको मिल गया होगा। अच्छा जी, मेरा नेक्स्ट जो 5वां पॉइंट था वो रिलेट कर रहा था मोटर व्हीकल बायर्स की जो इन्फॉर्मेशन है, ये मैन्युफैक्चरर, या देखें बात ये हो रही है कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए आपके जो नादरा वाले हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले हैं, प्रॉपर्टी वाले हैं, प्रोविंशियल लॉज, प्रोविंशियल इदारे हैं, जितने भी आपके बैंक हैं, सबके साथ एफबीआर के कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, और कुछ हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं, कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है उनको पास ऑन करेंगे। इसलिए अब हाइड होना तो बहुत मुश्किल है, बेहतर यही है कि अब आपको फ्रंट फुट पे ही आना पड़ेगा, बैक फुट वाला तो अब कोई सीन नहीं रहेगा, वरना वो खुद आपके तक पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, आगे एक्सपोर्टर शुड फाइल टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 115 और 114। देखें फैसल रहमान 115 का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तो उन्होंने अब लॉ में से ख़त्म कर दिया है। वो 114 के अंदर ही जाके अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के उसमें ठीक है फाइनल डिस्चार्ज होगा वो आप पे करेंगे, लेकिन अकाउंट सब बनाना लाजमी होगा। जी ये आपको जवाब मुझे उम्मीद है मिल गया होगा जी। प्लस ये मैंने अपना अगला 5वां भी शेयर कर दिया जी अपडेट। अब मैं छठे की तरफ चलता हूँ। जी ये छठा है बेसिकली, इसमें एक एसआरओ इशू किया जी एफबीआर ने। उन्होंने इसमें रूल भी बनाया इसके ऊपर के जो एसएमएस है उसको सर्विस ऑफ नोटिस, लेकिन वो बेसिकली अल्टरनेटिव जो है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए है, 134 ए सेक्शन के लिए। इसको ज़रा गौर से पढ़े, ये दूसरे नोटिस के लिए एप्लीकेबल नहीं है जी। नेक्स्ट मैं चलता हूँ जी आगे। वो कह रहे हैं जी मियाँ महमूदुल हक साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, इज़ मिनिमम टैक्स वन इज़ रिफंडेबल और नॉट। देखें जो मिनिमम टैक्स होता है महमूदुल हक साहब, वो तो आपके नाम से ही ज़ाहिर है, उसमें तो रिफंड आपको नहीं मिलेगा। हाँ अगर आपका लॉ अगर कहता है फ़र्ज़ करें 4% है, तो आपका 8% या ज़्यादा कट गया है तो वो आप रिफ़ंड ले सकते हैं। अदरवाइज़ जो मिनिमम टैक्स होता है उसमें रिफ़ंड नहीं मिलता जी आपको।
स्पेसिफिकली 153 में, लेकिन 113 में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है, वो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं जी। वो एडजस्टमेंट होता है फ्यूचर के नॉर्मल टैक्स में, जो जो मिनिमम से ज़्यादा होगा उसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं जी। ये मैं आगे चलूँ जी, नेक्स्ट। जी जी, अब्दुल अजीज साहब कह रहे हैं जी, थैंक्स अलॉट, आपका शुक्रिया जनाब। IRS 7th मेरा जो टैक्सेस का अपडेट है जी, इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर्स को पावर दी गई है कि वो जो इलीगल मनी है या डर्टी मनी वो उसको कह रहे, वो रिलेटेड टू जो ज्वेलर्स हैं, रियल एस्टेट और अकाउंटेंट्स हैं, उनकी ट्रांजेक्शन के लिए उन्होंने एक SRO इशू कर दिया, और प्लस उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि इसके अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो 6 से सेक्शन है उसमें पावर दी गई है कि वो इसको प्रोब कर सकते हैं इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर्स जी जनाब। ये मेरा नेक्स्ट था जी, आगे चलता हूँ मैं। कोई सवाल हो तो वो आप साथ साथ करते जाइएगा। जी ये मेरा टैक्सेस 8वां टैक्सेस का अपडेट है जी। बेसिकली FBR ने सेल टैक्स के रिफंड के लिए जो पंजाब के जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए उन्होंने कमेटी बना दी है, ये उससे रिलेटेड है। बाकी चीज़ें आप इसकी डिटेल जो है इसके SRO में पढ़ सकते हैं जी। जी नोवा जी आपका टैक्सेस का अपडेट है, इसमें व्हीकल इंपोर्ट की जो प्रोसीजर है जी, उन्होंने जो रिस्पेक्टिव HS कोड है और चैप्टर है, प्लस उसमें आप गिफ्ट वाली जो व्हीकल है नई वाली हैं तो अपने ओन यूज़ के लिए बैगेज के तौर पे आप जो यूज़ करेंगे, तो उसमें उन्होंने जो उसका जो कस्टम्स के तरीके हैं उन्होंने इसके अंदर बता दिए कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी, जिस बेसिस पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जी FBR ने जी क्रैक डाउन शुरू कर दी अगेंस्ट नॉन फाइलर्स, और फाइन और पेनल्टी इम्पोज करनी शुरू कर दी है। जिन लोगों ने टाइम नहीं लिया और लेट रिटर्न्स दी हैं उनको 182 सेक्शन की पेनल्टी के नोटिस, प्लस उनकी 114 में रिटर्न फाइलिंग की जो जो उन्होंने इशू कर दिया कि आप अपनी रिटर्न्स को फाइल करें। नवीद सालिक साहब कह रहे हैं सर प्रॉपर्टी गेन टैक्स एडजस्टेबल है या फाइनल है? प्रॉपर्टी गेन टैक्स देखिए, प्रॉपर्टी के गेन के ऊपर जो टैक्स है सेपरेट ब्लॉक में कवर्ड है और फिक्स टैक्स रिजीम के अंदर फॉल करता है वो जी। आपको जवाब मुझे उम्मीद है मिल गया होगा, मैं आगे चलता हूँ जी। 11th जो अपडेट है जी वो आपके सामने है। वो है मिनिस्ट्री ने नोटिफाई कर दी है जी, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, कि डेट्स फॉर स्टार्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ मैंगोज एंड जो जो किन्नोज हैं उसका जो तरीका है उसका SRO इसमें रेफर कर दिया है, 1334 है, उसके थ्रू ये तरीका है कि उसकी टाइमिंग जो है उन्होंने डिफाइन कर दी है। जी 12 नंबर है जी, आपको पता है जिन लोगों ने 8 तारीख को अप्लाई किया था डेट एक्सटेंशन के लिए, उनको उन्होंने 23 तारीख दी है। बाकी जो 9th और 10th को उनको भी 15 दिन ऐड करके, किसी को ज़्यादा, किसी को 24 दिया है, किसी को 15 दिन ऐड करके 25, इस तरह उन्होंने 15 दिन तकरीबन सब लोगों को, जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया मैनुअली या ई पोर्टल पे, सबको टाइम उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। और उसकी इन्फॉर्मेशन भी मोबाइल
और ईमेल में पास ऑन हो रही है। जी 13th अपडेट है जी, इसमें ये है कि अब जो अपील है जी, जो कमिश्नर अपील के पास, वो 1 जनवरी 2021 से वो जाएगी जी ई पोर्टल के ऊपर, और उसका तरीका सारा इस एस आर ओ के थ्रू उन्होंने बड़ा क्लियरली जो है इसमें डिटेल्ड में उन्होंने बता दिया जी, इसको आप पढ़ सकते हैं। जी 14th अपडेट है जी, इसमें एफबीआर ने जो ई ऑडिट का जो सेक्शन डाला था दोनों सेल टैक्स और इनकम टैक्स लॉ में, उसके बारे में उन्होंने जो तरीकाकार है उसको वाज़ेह कर दिया। तो उसमें यानी उसमें जाने की ज़रूरत नहीं, टैक्स ऑफिस ई पोर्टल पे ही आपकी जो असेसमेंट है उसकी प्रोसीजर जो है उसको डिफाइन कर दिया जी उन्होंने। ये उससे कनेक्टेड अपडेट है। जी IRS पे आपको पता है एफबीआर ने इशू किया, ड्राफ्ट अमेंडमेंट उन्होंने इशू कर दी है, वो रिलेटेड टू कि वो एफबीआर वो जो टैक्स पेयर का प्रोफाइल है उसको वो अपडेट करे 114A सेक्शन के मुताबिक। तो उसके लिए उन्होंने साथ ये जो SRO है वो इशू कर दिया, ड्राफ्ट आ गया उसका। तो इसको ओबियसली स्पेसिफिक टाइम के अंदर वेट करके लोग ओके करेंगे, जिसको कंसिडर करके इसको वो फाइनल कर देंगे। नेक्स्ट है जी टैक्स एमनेस्टी मनी इन्वेस्टेड बाय बिल्डर्स एंड डेवलपर जो है अवेलेबल 31 दिसंबर लास्ट डेट है जी, एक्सपायर हो रही है। अब जितने लोग इसमें आना चाहते हैं वो इसमें पूरा इसको वेट करके इसको चेक करके फिर ही इसकी वो 100 सेक्शन है जिसमें काफ़ी हमने सेमिनार और डिटेल्स पहले शेयर कर दी हुई है। तो इसको वेट करके लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर है इसमें आने की। अदरवाइज अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती तो इसके बाद इसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। नेक्स्ट है जी 17th जो अपडेट है टैक्सेस की, वो एफबीआर ने जी लिस्ट इशू कर दी। तकरीबन 270 लोग हैं इसके अंदर जो Tier 1 में रजिस्टर्ड हुए हैं। तो जब आप परचेज करेंगे तो उसका तरीका वादे किया है कि 5% जो है उसका प्राइस का जो पे बैक करना है वो कस्टमर को, उसका तरीका उन्होंने इसके अंदर डिफाइन कर दिया है। जी उन्होंने तरीका पहले मैं लिस्ट दी थी जी 17th अपडेट में, और जो मैंने दिया, और 18th में उन्होंने प्रोसीजर भी बता दिया कि 5% को लेने का तरीका क्या है। वो आप इसके अंदर इसको फॉलो करेंगे तो फिर आपको पेमेंट उसकी वापस आएगी जी, जिसकी एडजस्टमेंट की ऑटोमेटिक इनवाइस में भी जो सेलर होगा उसको मिलेगी।
जी आज का लास्ट है जी टैक्सेस अपडेट। उसमें ये है कि ऑनलाइन मॉड्यूल लॉन्च कर दिया जी ग्रीन फील्ड। जो वो लोग जिन्होंने सेल टैक्स और इनकम टैक्स में ग्रीन फील्ड में आके एग्जाम्पशन लेनी है, तो उसका ऑनलाइन में उन्होंने जो प्रोसीजर है वो लॉन्च कर दिया। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो ताकि उसको ग्रीन फील्ड का स्टेटस उनको दिया जा सके। तो ये जी टैक्सेस के कुछ अपडेट्स थे जो आज तक के थे, वो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे साथ वो आप कर लें। ठीक है, एक मिनट में देखूँ जी। उन्होंने कहा है, अदनान गोहर कह रहे हैं, सर प्लीज़ डिस्कस अबाउट गेन टैक्स। गेन टैक्स अगर इसको अदनान गोहर क्लियर करें, आप कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं, उसी उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें पहले क्लियर कर दें, फिर मैं उस पर थोड़ी सी आपके साथ शेयरिंग कर देता हूँ, क्योंकि आधे घंटे का आप सेशन है, तो अभी 5 मिनट बाकी हैं तकरीबन, तो आप बात कर लें मेरे साथ। पहले मुझे क्लियर कर दें कि आप जो बात कर रहे हैं वो कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं, फिर मैं इसके बारे में, अगर ये वही है तो आपको चीज़ें चेक करनी है। अगर आप सिक्योरिटीज़ में गए तो उसके सेपरेट रेट्स अवेलेबल हैं, और पीरियड के मुताबिक आपको टैक्स उसमें चार्ज होगा जो गेन कैलकुलेट आप करेंगे। दूसरा, अगर आप लैंड पे हैं तो वो तब भी आपको गेन निकाल के सेपरेट ब्लॉक में कवर्ड है। अदरवाइज वो आपके जो गेन्स हैं जो 38(5) के अलावा या वो हैं, वो नॉर्मल टैक्सेशन में कवर्ड है, तो आप उसके अंदर ऐड करके टैक्स लगाएंगे। अब एक सवाल किया जी मियाँ महमूदुल हक कह रहे हैं, बट सर व्हेन आई पुट सर्विस वैल्यू इन फुल फाइनल एंड मिनिमम 10%, full and final average take a 10%, and then check upper portion minimum box, the value comes different, some amount they charge and the rest go to difference of minimum tax chargeable. Why sir? I am salary person and give some service to persons, so due to difference in minimum chargeable now I have come refund, that is the problem. देखिए अब बात यह है कि सिस्टम में ना कोई प्रॉब्लम आई हुई है, आप अपनी कैलकुलेशन करके रख लें नंबर पर। दूसरी बात यह है कि अगर उसमें आप एक लेटर उसके साथ मार्क कर दें मेंबर आईआर को और चीफ पराल को कि जनाब आपके पास जो इसमें जो फील्डिंग हुई हुई है वो हमारे टैक्स उसके मुताबिक नहीं आ रहा, तो इसको या तो करेक्शन कर दें। अगर एक आध दिन में वो कर देते हैं तो ठीक है, वरना आपको इंटाइटल्ड होंगे कि जो रिटर्न उन्होंने फीड की है वो आप उसको फाइल कर दें, आपकी तरफ कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। जी नवीद सालिक कह रहे हैं, सर काइंडली शेयर डेवलपर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन बेनिफिट्स लिटिल बिट। देखें नवीद सालिक साहब, बात यह है कि बेनिफिट्स तो ये है ना कि आपको अगर आप सोर्स से बच जाएंगे, आपको सोर्स ऑफ नहीं बताना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपको फिक्स टैक्स लगेगा, आपको कुछ जगहों पे विथहोल्डिंग टैक्स से छूट मिल जाएगी, अगर डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है तो टैक्स नहीं काटेगी, ठीक है। और बाकी इसकी प्री कंडीशन है और उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्री कंडीशन है, उसको मेट करेंगे तो तभी आप इसके अंदर आप आ सकते हैं। जी नवीद सालिक साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप ओके कर दें जी। अब टाइम पूरा है जी, चूँकि आपको पता है रिटर्न्स की बस क्लोजिंग हो रही है, टाइम जिनका टाइम लिया हुआ है उनकी रिटर्न्स हम फाइल कर रहे हैं। टाइम बहुत शॉर्ट है, कोशिश करें कि अपनी रिटर्न्स वक्त पे फाइल कर दें, क्योंकि एक दिन भी डिले हो रहा है तो पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन इस तरह जो नोटिस हैं वो इशू होने शुरू हो गए हैं। बेहतर यही है। बाकी मैं जी अपना लिंक फिर अपने वीडियो का आपको शेयर कर रहा हूँ। वीडियो का लिंक नहीं मैं कह रहा हूँ कि अपने चैनल जो हमने यूट्यूब बनाया हुआ है जिसमें 200+ वीडियोज़ हमने अपलोड की हैं, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जी ये इसमें 200+ वीडियोस हमने अपलोड की हुई हैं जी। और ये भी वीडियोस जो जाएगी ये भी वहाँ भी जाएगी और इधर भी शेयर करेंगे, तो इन सब से आप मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो अवेल कर सकते हैं जी। आज तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, 2-1 मिनट और बाकी है जी, वरना फिर वीडियो को इंशाल्लाह ताला क्लोज करेंगे और नेक्स्ट में फिर आपके साथ फर्दर अपडेट्स के साथ में फिर आपके पास आऊँगा। मुझे उम्मीद है जी काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा और मज़ीद भी लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। तो अब इतना ही है जी, अब तक के लिए इतना ही। अब मुझे इजाज़त है। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।